हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 4 अप्रैल का हुआ है। पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट ए, पहला क्वेश्चन है कि बहुविकल्प इसमें चूज करना है यहाँ पे। ठीक, कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 30 सेमी है। गोली दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। ठीक, आर बराबर दिया है कि आर बराबर कितना दिया है, 30 सेमी। ठीक, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। का फोकस दूरी एफ बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक, का है गोली दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। एफ बराबर का है फोकस दूरी, इसको ज्ञात करना है। तो एफ बराबर सूत्र होता है, एफ बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ठीक, यहाँ पे आर का मान दिया है, कितना दिया है, 30/2, कितना हो जाएगा, 15 सेमी। ठीक, एफ का मान कितना आ गया, 15 सेमी। ऑप्शन दूसर का, रोमन अंक दूसर का है 15 सेमी। अब दूसर का देखते हैं कि किसी वस्तु का आभासी, क्या कर रहा है, किसी वस्तु का आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु, उत्तल लेंस पहले बना लेते हैं। ठीक, उत्तल लेंस, ये होता है उत्तल लेंस। ठीक, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक, ये होता है मुख्य अक्ष, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसका क्या होता है, फोकस बिंदु दाएं साइड होता है। F2 ले लेते हैं, इसे C2 ले लेते हैं, F1 C1। ठीक, वस्तु के इधर रखते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे कि आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु के कहाँ, इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। ठीक, वस्तु को अगर हम यहाँ रखते हैं, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच जब रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसी साइड बनता है। यहाँ से जाएगी फोकस से होकर जाएगी किरण। ठीक, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा इस साइड बनेगा, यहाँ पे सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो देखो ऑप्शन का है लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस में, प्रथम मुख्य फोकस है ना, इसके बीच में रखेंगे वस्तु को, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन 4 सही है। अब देखते हैं ग का देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसमें 4th पार्ट, किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। अब आते हैं घ पे। कह रहा है कि विद्युत धारा का मापन करते हैं, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, घ पार्ट, विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है, अमीटर से करते हैं। ठीक, विद्युत धारा को किससे मापते हैं, अमीटर से। अब आ जाते हैं का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सवाल है 2 नंबर की, कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने एक क्या है, अवतल दर्पण। इसके बाद दाएं साइड का की होती है, कलई की होती है। ये M1 M2 का है, द्वारक है। एक क्या है, मुख्य अक्ष है, ये P हो गया, यहाँ फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, इसके सामने का है वस्तु रखी है। इधर जो भी वस्तु रहेगी सब का रहेगी माइनस, इधर जो भी रहेगी प्लस। ठीक, इस साइड दाएं साइड में प्लस, इधर माइनस। कैसे, देखो कार्तीय तल से, इस पे मान लेते हैं कार्तीय तल बना लेते हैं, तो इधर जो भी होगा माइनस, इधर प्लस। ठीक, तो अवतल दर्पण के साथ 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है।
वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, इधर रख रहे हैं ना, तो u बराबर, वस्तु को u से प्रदर्शित करते हैं तो u बराबर कै सेमी है, 15 सेमी। ठीक, वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी कितना है, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, एफ बराबर 30 सेमी, फोकस दूरी एफ भी माइनस, इस साइड एफ है, फोकस दूरी 30 सेमी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए कि कहाँ पे बढ़ रही है, कैसा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब की पहले भी बराबर, प्रतिबिंब को किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से, ये पूछ रहा है। तो सूत्र होता है दर्पण का 1/k f बराबर 1/v प्लस 1/k u, सूत्र होता है। तो f का मान कितना है, 1/k माइनस 30 बराबर 1/k भी तो ज्ञात करना है, प्लस 1/k कितना है, माइनस 15। ठीक, हल करो, माइनस ऊपर तो माइनस 1/30, इसको पक्षांतर कर दो तो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस 1/15 बराबर 1/k भी। कितने पर हर बैठा लेते हैं, बैठा लो हर, हमारे तो 30 पे हर बैठा लेते हैं, तो 30 से कम 30, 15 दूना के 30 बराबर 1/k भी। अब -1 में से +2 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/k भी। तो भी बराबर तिर्या गुणा कर देंगे तो 30 सेमी, एक किस में आया है, प्लस में। ठीक, तो इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा माइनस बनेगा, अभी बोले हैं देखो, इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा प्लस बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, अब का दूसरा का ख क्या है कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। ठीक, देखो तो श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का है कि जब श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसे देखते हैं कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम भी लिखना है। ठीक, तो क्या है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म, इसे दर्शा देते हैं PQR। ठीक, अब क्या करा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो क्या है, श्वेत प्रकाश या सूर्य की किरणें भी कह सकते हैं श्वेत प्रकाश को। ठीक, जब इस पे पड़ता है, ठीक, एक श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। ठीक, जब प्रिज्म पे पड़ता है तो अपने क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक, पाँच, 6, 7। ठीक, 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनका क्या करें, इनको क्रम से, क्रम वाइज क्या करना, दर्शाना है कि सबसे ऊपर इसमें रेड होती है, नीचे बैगनी होती है। ठीक, अब इसको याद करने के लिए विबग्योर। ठीक, विबग्योर, बी से वायलेट माने बैगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, बी मतलब ब्लू मतलब नीला, ग्रीन, जी से ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, रेड मतलब लाल। ठीक, तो भी VIBGYOR, ठीक, विबग्योर।
पहले क्या है, पहले लाल है, लाल के बाद नारंगी है, नारंगी के बाद पीला है, पीला के बाद हरा है, हरा के बाद नीला है, नीला के बाद क्या है, इंडिगो मतलब जामुनी है, जामुनी के बाद इसे क्या बोलते हैं, बैगनी। ठीक। सबसे कम विचलन किसका, लाल का, सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का। ठीक। यही कह रहा है क्रम में दर्शाना है, तो हम कहा कि क्रम में दर्शा दिए। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, यही है श्वेत प्रकाश का जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त रंगों में विभक्त होने की घटना, मतलब विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसको क्या करना है कि प्राप्त विभिन्न रंगों को क्रम से लिखना है, तो क्रम से दर्शा दिए। ठीक। अब आ जाते हैं पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा है कि दूसरा का गो कह रहा है कि विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इनके मात्रक लिखिए। क्या कह रहा है कि विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इनके मात्रक लिखिए। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या है कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। आवेश को किसको लाने में, आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। दूसरा का विद्युत विभवांतर क्या है कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक। देखो इनका मात्रक क्या है, पहले सूत्र देखते हैं। अनंत से एकांक धनावेश को किसको ला रहे हैं, आवेश को ला रहे हैं ना। ठीक। विद्युत विभव बराबर सूत्र, विद्युत विभव बराबर सूत्र का होगा कि देखो एकांक धनावेश को किसको ला रहे हैं, आवेश को किसी बिंदु तक लाने में कार्य किया जा रहा है ना, तो किसको कार्य कर रहे हैं, किसको लाने में, आवेश को। ठीक। आवेश को लाने में काम कर रहे हैं ना। ठीक। आवेश को विद्युत विभव बराबर का कार्य बटे के आवेश, आवेश को लाने में कार्य कर रहे हैं। तो देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल बटे के कूलाम। इनका मात्रक क्या हो गया, जूल बटे कूलाम। इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक। वोल्ट कहो या जूल पर बटे कूलाम को। ठीक। इसी तरह विद्युत विभवांतर, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को, इसमें भी आवेशय को ला रहे हैं, किसी बिंदु तक दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी कर रहे हैं। तो कार्य बटे क्या आवेश, विद्युत विभवांतर की मात्रक का होगा जूल बटे कूलाम। इसको क्या करेंगे, वोल्ट भी कर सकते। ठीक। विद्युत विभवांतर हुआ या तो विद्युत विभव हुआ, दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल बटे के कूलाम या वोल्ट। ठीक। अब आ जाते हैं तीसरे के क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन का क देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। ठीक। तो दूरदृष्टि दोष क्या है कि दूरदृष्टि दोष यह है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। ठीक। अब क्या कह रहा है कि इन्हें संशोधित करना है, मतलब कि इनको निवारण भी करना है, तो किस लेंस का उपयोग होगा, और इन्हें दर्शाना विकिरण आरेख की तरह। देखते हैं, बनाते हैं। ठीक।
तो बनाते हैं, थोड़ा सही बन जाए। अभी बना रहे हैं फिर से, आंसर का देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। ये कौन सा लेंस होता है, ये अभिनेत्र लेंस होता है। ठीक, देखो अब कह रहा है कौन सा दोष हुआ है, दूरदृष्टि दोष हुआ है। ठीक, जिसमें कि दूर की तो वस्तुएं दिखाई देगी, बाकी तो पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो इसे कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। ठीक, ये रेटिना हो गया, इसे क्या बोलते हैं, जो भी प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, रेटिना बनता है ना। ठीक, अब देखो इसे जो उभरा हुआ भाग है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्निया। इसे क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। अब देखो निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि अगर कोई दोष रहता है तो न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेमी होती है। ठीक, तो 25 सेमी से मान लेते हैं वस्तु को हम रखे हैं। ठीक, तो यहाँ से किरण निकल रही है, यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से किरण जाएगी, यहाँ से किरण गई, तो रेटिना पर अगर बनेगा प्रतिबिंब तो ये तो है कि पूरा स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक, अगर रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है तो स्पष्ट दिखाई देगा। अगर इससे आगे बन गया या तो इसके पीछे बन गया तो यही क्या हो जाएगा, दोष हो जाता है। ठीक, तो प्रतिबिंब तो बनना चाहिए रेटिना पे, प्रतिबिंब तो कहाँ बनना चाहिए, रेटिना बनना चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, रेटिना के बाहर। कहाँ प्रतिबिंब बनने लगता है, रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बनने लगता है। कहाँ पे, रेटिना के बाहर बनने लगता है। ठीक, तो जब बाहर बनेगा तो दूर की वस्तु दिखाई देगी साफ, बाकी तो नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसके क्या करना, निवारण, क्या करना, निवारण तो भी लिखना है। तो निवारण में हेडिंग डालो, निवारण। इसके निवारण के लिए देखो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसे पास लाना है तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस को और क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक, अब देखो तो अभिसारी का मतलब कन्वर्जिंग करना, कन्वर्ज करना ना, एक जगह जाके मिलाना, किसी बिंदु को एक जगह मिलाना, इसे बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे उत्तल लेंस लगा देते हैं, ठीक, तो इसके निवारण के लिए यहाँ पे उत्तल लेंस लगा देंगे। जब उत्तल लेंस लगाएंगे तो एक किरण क्या करेगी कि कन्वर्ज करके जाके रेटिना पे मिलाएगी। इसमें निवारण के लिए इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस लगाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दूरदृष्टि दोष क्या है, तो दूरदृष्टि दोष कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इन्हें कौन सा तब दूरदृष्टि दोष हो गया। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो कोई दोष नहीं हुआ है। अगर रेटिना से आगे बनने लगेगा तो निकट दृष्टि दोष, अगर रेटिना के बाहर बनेगा तो दूरदृष्टि दोष। ठीक, अब देखो इसे तो क्या बोलते हैं, कार्निया, रेटिना बोलते हैं। इसे अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। इसे कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। क्वेश्चन का कह रहा है 3 का, या तो दूरदृष्टि दोष क्या है, या तो ये करो या तो सवाल लगाओ, या तो परिभाषा लिखो या तो सवाल इसमें दिया है, अथवा करके दिया है कि एक वस्तु 10 सेमी की फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी है। कि एक वस्तु है 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। कौन सा लेंस अभी बताए हैं कि अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस।
ठीक। अभिसारी लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। तो अभिसारी उत्तल लेंस कैसा बनेगा? अभी बनाए थे आगे कि ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। यहाँ पे जो बिंदु रहता है इसे क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। इधर क्या होता है? द्वितीय फोकस। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, प्रथम वक्रता त्रिज्या, प्रथम फोकस। ठीक। अब क्या कह रहा है कि 10 एक वस्तु को 10 सेमी की फोकस दूरी क्या है? F बराबर 10 सेमी। फोकस दूरी इस साइड होती है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दाएं साइड होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे है ना, अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ से होकर जाती है किरण ना। अगर वस्तु को हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो टकराने परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है ना। तो इसका अभिसारी लेंस का फोकस दाएं साइड होता है। तो जब दाएं साइड होगा तो हम क्या बताए थे आगे दर्पण में कि इस साइड प्लस इस साइड माइनस। ठीक। तो 10 सेमी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी F बराबर दिया है कि प्लस 10 सेमी। ठीक। अभिसारी लेंस, तो अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। ठीक। लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी है। अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी गई है। क्या रखी गई है? एक वस्तु। क्या रखी गई है? एक वस्तु। तो वस्तु रखी जाएगी तो इधर रखी जाएगी ना, तो माइनस कै सेमी है? 25 सेमी। 25 सेमी। ठीक, वस्तु रखी गई है। कह रहा है कि किरण आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक। अब इसकी क्या करना है? किरण आरेख भी खींचना है, इसकी स्थिति भी बताना है कि कैसी स्थिति बनेगी। ठीक। तो पहले तो हमें प्रतिबिंब निकाल लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो भी बराबर, प्रतिबिंब को किससे प्रतीक करते हैं? भी से। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है? लेंस का फार्मूला होता है कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये किसका फार्मूला होता है? लेंस का। दर्पण का फार्मूला भी बताए हैं, दर्पण का फार्मूला बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक। अब मान रख लेते हैं। मान क्या है फोकस का? 1/10 बराबर V तो ज्ञात करना है। इसका मान कितना है? माइनस है 1/U का मान -25। ठीक। तो 1/10 बराबर 1/V, ये माइनस जाएगा ऊपर प्लस कर देगा 1/25। अब क्या करते हैं? इसको पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक। तो आएगा तो 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/V। अब किस पे? अब हर ऐसा आप बनाएं, इतना बनाएं कि 10 और 25 से कट जाए। ठीक। तो हम 50 पे हर ले लेते हैं। 10 5 50, अब 25 दूनी के 50 बराबर 1/V। घटेगा तो 3/50 बराबर 1/V। तिर्रा गुणा कर लेते हैं तो V बराबर 3V बराबर 50, तो V बराबर 50/3। V बराबर 50/3। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16.667 इस तरह से लिख लेते हैं सेमी। ठीक। भाग देंगे तो लगभग में 16.67 आएगा। बाकी तो प्रतिबिंब प्लस बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब इधर बनेगा तो प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? प्लस है ना, इस साइड रहेगा, इस साइड प्रतिबिंब बनता है तो ना माइनस, उस साइड बन रहा है फोकस साइड, तो उधर जो भी रहेगा प्रतिबिंब बनेगा प्लस। कैसा? वास्तविक। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? वास्तविक। अब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। वास्तविक उल्टा। किरण आरेख की खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, किरण आरेख ये है। एक ठोका करते हैं वक्ता, अगर फोकस पे यहाँ पे है प्रतिबिंब को यह किरण,
तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगी, तो एक तो यहाँ से ले जाते हैं किरण, ठीक, इसको सही से ले जाते हैं कि यहाँ से जब किरण जाएगी तो इस तरह से होकर जाएगी कहीं पे। अब यहाँ से जब प्रकाशीय केंद्र से जब किरण जाती है तो उसी रास्ते निकल जाती है। तो यहाँ से निकालते हैं इसको इस तरह से, कहीं पे यहाँ पे मिलाते हैं, सही से नहीं बन पा रहा है। यहाँ से इस साइड निकाल लेते हैं, वक्ता त्रिज्या को और बढ़ा देते हैं यहाँ पे C2। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे किरण आरेख खींच के बना दी कि वास्तविक उल्टा। अब तीसरका के ख पे सवाल है, वो भी लगा लेते हैं, इसको मिटा दें, ठीक। कि एक तार के सिरों पर कह रहा है कि एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर, एक तार के सिरों पर कितना वोल्ट का विभवांतर लगाना है, विभवांतर कितना वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, ठीक, लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितना धारा प्रवाहित होती है, धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा कितना एम्पियर की, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यदि तार की लंबाई क्या है, तार की लंबाई दिया है कि 3 मीटर है, ठीक, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 6 × 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है, प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं, इसकी क्या करना है, गणना करना, ठीक। अब आ जाते हैं प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। तो गणना कर लेते हैं। सूत्र क्या होता है, रो बराबर, तो पहले R बराबर का है, R बराबर सूत्र होता है रो L/A, प्रतिरोध बराबर रो L/A। इसका मतलब कि जो प्रतिरोध होगा किसके समानुपाती होगा, लंबाई के, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा का प्रतिरोध, ठीक। अब देखते हैं, रो बराबर हमें पूछा है, किसके बराबर पूछा है, रो बराबर हमें ज्ञात करना है। तो रो बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, A का गुणा इधर हो जाएगा, तो RA/L। तो V का तो मान हमें मालूम, V का मान देखो, R का मान यहाँ पे नहीं ना मालूम है, तो R का मान मालूम करने के लिए ओम का नियम लगा देते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। ओम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR, तो R बराबर V/I। V का मान कितना है, 1.5 वोल्ट बटा के I का मान 0.5, तो कितना हो जाएगा, 3 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम, या इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसका सिंबल। अब यहाँ पे सब मान रख लेते हैं। R का मान अभी निकाले हैं, कै ओम, 3 ओम गुणे A का मान, इसे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, A से, लंबाई को L से, विद्युत धारा को I से, विभवांतर को V से, ठीक, प्रतिरोध को, प्रतिरोधकता रो से, ठीक। तो R का मान कितना अभी निकाले हैं ना, R का मान कितना है, 3 ओम है। अब देखो A का मान अभी 6 × 10 के पावर -6, यही ना है A का मान क्षेत्रफल का, बटे लंबाई कितना है, लंबाई 3 मीटर है, 3 से 3 कट गया, बराबर रो बराबर कितना आ गया, 6 × 10 के पावर -6। अब देखो इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे क्या था, ओम था,
और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर था, मीटर गुणे मीटर था, अब बटे के लंबाई का मात्रक मीटर, यही ना था। तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो बचा का ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, या तो इसे दर्शाएंगे तो कैसे, ओम का सिंबल ए प्लस मीटर का सिंबल, ठीक, ओम मीटर, ये माइनस मत समझना, ओम मीटर पढ़ा जाता है, ठीक। कह रहा था कि एक तार के सिरों पर कितना वोल्ट, 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितना वोल्ट लगा रहे थे विभवांतर, 1.5 वोल्ट जब विभवांतर लगा रहे थे तो धारा 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती थी। तो कह रहा है कि और आगे, यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना मीटर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। जब इतना इतना हो जाएगा तो प्रतिरोधकता की गणना करना है। तो ओम से कहा कि आर का मान निकालिए, आर का मान इससे पुटअप कर दिए तो हमें रो का मान निकल गया। अब आ जाते हैं, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अथवा तो ये सवाल लगाना था, या तो क्या करना था कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परस्पर समांतर में जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इन्हें क्या करना है, सिद्ध करना है। तुल्य प्रतिरोध 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्या करना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं। अथवा वाला 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परस्पर समांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक, ठीक, व्यंजक ज्ञात करना है। तो पहले प्रतिरोध बना लेते हैं समांतर क्रम में, सही है ना, ठीक, बनाते हैं। देखो समांतर क्रम में प्रतिरोध बनाना है, ठीक। R2 ये हो गया R3, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक। कितना भी वोल्ट ले लेते हैं कि भी वोल्ट से प्लस से माइनस की तरफ धारा चलती है, ठीक ना, प्लस से माइनस की तरफ। तो पूरे परिपथ में मान लेते हैं कि धारा आई प्रवाहित हो रही है। अब प्रतिरोध का है पूरे परिपथ में, प्रतिरोध R है, पूरे परिपथ में प्रतिरोध R है। अब पूरे परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब देखो समांतर क्रम, या इसे क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, वोल्ट का मान नहीं बदलता है, ठीक, धारा बदल जाती है, इसमें धारा बदलती हैं और श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती है। इसमें क्या होता है, धारा बदलती है, यहाँ से धारा आई गई और यहाँ पे तब R1, I1, I2, I3 धारा का मान सब में अलग अलग है। प्रतिरोध R1, R2, R3, ठीक। पूरे परिपथ में प्रतिरोध R है, पूरे परिपथ में धारा I है, ठीक। अब ओम के नियम से यहाँ पे लिखते हैं, किधर लिख लेते हैं कि ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे के R, ठीक, I बराबर V बटे के R। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि I1, धारा I1 के लिए देख लेते हैं क्या होता है। I1 के लिए तो प्रतिरोध R1 के लिए देख लेते हैं, प्रतिरोध R1 के लिए धारा देख लेते हैं। तो प्रतिरोध R1 के लिए
R1 के लिए ओम के नियम से, तो I बराबर, तो यहाँ पे I1 धारा है, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे के R1, समीकरण 1। R2 के लिए देख लेते हैं, प्रतिरोध R2 के लिए देख लेते हैं, तो धारा I2 बराबर V बटे के क्या हो जाएगा, R2, समीकरण 2। ठीक, अब धारा प्रतिरोध R3 के लिए देख लेते हैं धारा की मान, तो धारा I3 यहाँ पे लिखते हैं कि R3 के लिए ओम के नियम से, तो क्या हो जाएगा, R3 बराबर V बटे के R3, I3 बराबर V बटे के R3, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3। समीकरण 1 और 2 तथा 3 को जोड़ने पर यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 1 कामा समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 का है, इसको एक साइड जोड़ लेते हैं, इसको एक साइड जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 का है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटा के R1 प्लस V बटा के R2 प्लस V बटा के R3, ठीक। अब देखो पूरे परिपथ में धारा क्या बह रही है, I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी I से ना ये 3 पार्ट में विभक्त जिससे बढ़ जा रही हैं, ठीक। तो इसको इसके जगह क्या लिख सकते हैं, I बराबर इसमें से ऊपर से क्या कामन ले लें, V कामन ले लें, तो जब V कामन हो जाएगा तो बटे 1 बटे के R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक। I बराबर क्या है, V बटे के R है, यहाँ देखो क्या है, I बराबर V बटे के R, तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बटे R, तो V बटे के R बराबर V कोष्ठ में 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है। अब देखो V से V कट गया, V से V कट गया, तो बचा का 1 बटे, इधर लिख लेते हैं इधर कि 1 बटे R बराबर, इसे बोल सकते हैं 1 बटे R तुल्य बराबर, R तुल्य प्रतिरोध भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध बराबर सूत्र मिल गया, क्या है कि 1 बटे के R1 प्लस 1 बटे के R2 प्लस 1 बटे के R3, यही सूत्र है, व्यंजक है, ठीक। यही सूत्र कहो या व्यंजक कहो। 1 बटे R तुल्य बराबर क्या होगा, 1 बटे के R1 प्लस 1 बटे के R2 प्लस 1 बटे के R3। यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 3 प्रतिरोध से समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम का है या तो पार्श्व क्रम का है, तो एक दूसरे के समांतर ही लगाएंगे, एक ही बात है। अब देखो इनके तुल्य प्रतिरोध हम कहा है कि 1 बटे के R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हम कहा किए, सिद्ध कर लिए, ठीक। अब आ जाते हैं कि नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। वैद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। वैद्युत मोटर का आरेख खींच दिए, ठीक। अब देखो विद्युत मोटर है, अब धारा किस साइड चलती है, इधर से चल रही, प्रवाहित हो रही धारा I, ठीक। ये क्या है कि कुंजी है, इसे बोलते हैं कार्बन ब्रूस भी बोलते हैं, जो जिससे जुड़ा है परिपथ, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रूस बोलते हैं। जो ए है इसे बोलते हैं विभक्त बलय, इसको क्या बोलते हैं, विभक्त बलय। इसको बोलते हैं धुरी, इसे क्या बोलते हैं, धुरी बोलते हैं। अब देखो
ABCD, ठीक, कुंडली है, कहाँ है, ABCD कुंडली है। चुंबकीय क्षेत्र का होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक। फ्लेमिंग के कौन से नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसे क्या बोलते हैं, धारा। ए का है चुंबकीय क्षेत्र, इसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, इसे बोलते हैं बल। ए का है बल है, ए धारा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो कहाँ जा रही है परिपथ, इससे प्लस से माइनस की तरफ, ठीक। तो देखो AB पे देखो कहाँ लगता है बल, ठीक, देखो धारा नीचे से ऊपर, धारा नीचे से ऊपर इधर से जा रही है ना, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र, धारा ऊपर, यहाँ से धारा ऊपर जा रही है, तो चुंबकीय ये जो अंगूठा है, अंगूठा क्या बताता है, बल। तो बल कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ ना, तो ये अंदर दबेगा, ठीक, ये कहाँ दबेगा, ये अंदर की तरफ, ऐसे अंदर, ठीक। ये भी कहाँ दबेगा, अंदर की तरफ। अब आ जाते हैं इधर भी देख लेते हैं, ये चुंबकीय, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको उल्टा कर लेते हैं, देखो तो ये धारा इधर आ रही है, धारा की दिशा इधर है ना नीचे, चुंबकीय क्षेत्र तब देखो ये बल की दिशा तब कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी ना, ऐसे करेंगे तो ऊपर लगेगी बल की दिशा, तो ये ऊपर लगेगा, ठीक। तो इस तरह से घूमेगा, जो AB है वो CD हो जाएगा आधा चक्कर के बाद, और जो CD है वो आधा चक्कर के बाद AB हो जाएगा, ठीक। तो इसका सिद्धांत क्या है देखते हैं। सिद्धांत क्या है कि जब किसी वैद्युत धारावाही चालक तार को, क्या है कि जब किसी वैद्युत धारावाही चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, जब विद्युत धारावाही चालक तार को हम कहाँ रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें एक बल का अनुभव होता है, उस पर एक बल आरोपित होता है, तो बल का अनुभव होबे करेगा, ठीक। यही का सिद्धांत है, जब किसी विद्युत धारावाही चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आरोपित होता है, यही का है सिद्धांत है, ठीक। अब इसकी कार्य विधि भी, क्वेश्चन में कहा था कार्य विधि भी, तो कार्य विधि कहा है, अभी तो 1 2 3 4 ठो लिखे हैं, अभी 2 ठो अगले स्लाइड में लिखेंगे, इस पर आ नहीं पाई है, ठीक। देखते हैं पहला का है कार्य विधि, देखते हैं कि विद्युत धारा बैटरी से चलकर ब्रूस यक्ष से होते हुए, विद्युत धारा चलकर बैटरी से होते हुए ब्रूस यक्ष से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है। कुंडली किस में प्रवेश करती है, ABCD में प्रवेश करती है, कुंडली ABCD में प्रवेश करती है, तथा चालक ब्रूस Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। यहाँ से चलती है तो कुंडली ABCD में प्रवेश करती है, यहाँ से फिर दूसरे रास्ते निकल जाती है, ठीक, दूसरे रास्ते क्या हो जाती है, निकल जाती है। अब देखते हैं आगे, दूसरा का है कि भुजा AB में विद्युत धारा की दिशा A से B की तरफ, AB में A से B की तरफ, और तथा भुजा CD में C से D की तरफ। देखो इसमें क्या है, धारा A से B की तरफ है, बाकी CD में C से D की तरफ है। अब देखो यही कार्य विधि, जो इसमें हो रहा है वही लिखना होता है कि इसमें क्या कर रहे हैं, क्या जैसे क्या हम कर रहे हैं, जैसे धारा कैसे जा रही है, कैसे क्या हो रहा है, काम कैसे चल रहा है, वही सब कार्य विधि है, ठीक। तीसरा देखते हैं कि फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम, अभी बताएं फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम कि ये क्या है, धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, बल, इसे क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, ठीक। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम लगाने पर हम यह पता पाते हैं, फ्लेमिंग के जब बाम हस्त का नियम लगाते हैं तो यह हम पाते हैं कि भुजा AB पर बल की दिशा नीचे की ओर तथा भुजा CD पर बल की दिशा ऊपर की ओर लगती है। अभी बताया ना कि कहाँ लगेगी, जब धारा ऐसे जाएगी तो ये धारा है तो धारा ऊपर जाएगी तो एक चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, ये धारा ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है, A से B की तरफ जा रही है। अब जो ये बल है, अंगूठा क्या बताता है, बल, तो बल अंदर की तरफ लगेगा। अब चौथा का है, बल की दिशा में कुंडली आधा घूर्णन पूर्ण करती है, बल की दिशा में क्या करती है,
कुंडली, एक कुंडली है, आधा घूर्णन क्या करती है, पूर्ण करती है। इसके बाद Q का संपर्क ब्रूस यक्ष से व P का संपर्क Y से हो जाता है। P का संपर्क देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आधा घूर्णन के बाद Q का संपर्क, इस Q का संपर्क यक्ष से हो जाता है और P का संपर्क Y से हो जाता है। आधा घूर्णन के बाद एक Q का संपर्क यक्ष से, P का संपर्क Y से हो जाता है। फिर इसके बाद दो तीन स्लाइड और है, वो लिख लेते हैं, देखते हैं। 5वां 4 तक हो गया था, 5वां देखते हैं कि इस कारण भुजा AB पर पहले बल नीचे की तरफ, जब आधा घूर्णन हो जाता है तब क्या कर रहा है कि इस कारण भुजा AB पर पहले बल नीचे की तरफ लगता था, अब ऊपर की दिशा में लगता है। पहले बल क्या कर रहा था, नीचे की तरफ AB पर लग रहा था, जब आधा घूर्णन हो गया तो अब बल ऊपर की दिशा में लगने लगा ना। अब CD पे क्या हुआ, CD पर अब नीचे की तरफ लगने लगा, अब AB पर क्या हुआ, ऊपर की तरफ लगने लगा। यही कह रहा है कि इस कारण भुजा AB पर पहले बल नीचे की तरफ लगता था, अब ऊपर की दिशा में, तथा वह भुजा CD पर नीचे की तरफ। ठीक, अब देखो 6वां, अतः कुंडली तथा धुरी, इसे धुरी बोलते हैं। एक कुंडली है, ये चुम्बक है नॉर्थ साउथ। ठीक, तो कुंडली धुरी उसी दिशा में, कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में आधा तथा पूरा घूर्णन करती हैं, उसी दिशा में आधा तथा पूरा घूर्णन करती हैं। अब 7वां पॉइंट का है, बस अंतिम पॉइंट यही है कि प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात, प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है। मतलब वही काम होता रहता है कि AB पर एक बार नीचे की बल लगेगा तो फिर AB पर फिर एक बार ऊपर को बल लगेगा। ठीक, जब उस साइड जाएगी तो ऊपर की तरफ, इस साइड आएगी तो नीचे की तरफ। तो वही करा कि यही काम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी निरंतर घूर्णन करती रहती हैं, निरंतर घूर्णन करती रहती हैं। अब क्या है, इसमें या तो ये चित्र बनाना था या तो एक सवाल दिए है उसको लगाना था। तो इसको मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद क्या करते हैं, ये सवाल को, यही सवाल है ना, अथवा करके दो बल्ब जिनमें एक पर 100 वाट दूसरे पर 60 वाट है, ये हल करना अभी कर रहते हैं कि अथवा करके जो दो बल्ब जिनमें एक पर, कह रहा है कि दो बल्ब हैं जिनमें एक पर 100 वाट कामा 220 वोल्ट, ठीक, तथा दूसरे पर 60 वाट कामा 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा भी अलग अलग ज्ञात करना है। ठीक, पहले समांतर क्रम में करा, तो पहले बना लेते हैं समांतर क्रम। पहले परिपथ बनाओ, पहले परिपथ बना लेते हैं कि यहाँ पे एक ठो बल्ब है, ठीक, एक ठो नीचे बल्ब लगा हुआ है, समांतर क्रम में है ना, तो बल्ब समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। ठीक, क्या हुआ, समांतर क्रम में ले लेते हैं, इसी तरह बल्ब जोड़ लिए। ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। ठीक, अब धारा तो प्लस से माइनस की तरफ बहती है ना, पूरे परिपथ में क्या मान ले, धारा I। ठीक, अब देखो इसमें धारा I2 जाएगी, I1, इसमें I2 ले लेते हैं, I2 धारा। ठीक, अब कितना देखो, यहाँ पे कै वाट का बल्ब, 100 वाट का, अब कितने वोल्ट, 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट, इसमें 60 वाट और 220 वोल्ट। ठीक, अब देखते हैं, अंकित है, यहाँ से कितना वोल्ट आपूर्ति हो रही है, विद्युत 220 वोल्ट विद्युत आपूर्ति हो रही है, और ऊपर का बल्ब 100 वाट का, नीचे का 60 वाट का। अब कह रहा है कि धारा, तो निकालते हैं कि
पहले बल्ब के लिए धारा यहाँ पे लिखते हैं यहाँ से कि पहले बल्ब के लिए धारा, पहले बल्ब के लिए धारा I1 है। तो सूत्र का होता है P बराबर VI, सूत्र का होता है P बराबर VI सूत्र होता है ना, ठीक। का सूत्र हम बोले हैं कि P बराबर VI, ठीक। तो I1 धारा के लिए तो P1 बराबर V1 प्लस I1 हो जाएगा ना, इंटू I1। तो I1 बराबर का हो जाएगा P बटे के V1, सूत्र हो गया। इस पे मार रख लेते हैं तो I1 का मान निकल जाएगा। P कितना वोल्ट है, नहीं P कितना वाट है, शक्ति 100 वाट बटे के कितना, V का मान 220 वोल्ट, ठीक, सही है ना। 100 बटे के 220, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बराबर 10 बटे के 22। आई का मान, आई का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर को ए से दर्शा देते हैं, ठीक। अब दूसरे बल्ब के लिए लिख लेते हैं। दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए I2 धारा है कितना वोल्ट, 220 वोल्ट। तो इसी तरह I2 बराबर सूत्र का होता है P बटे के पावर, P पावर हो गया, V वोल्ट हो गया, तो V2 कर लेते हैं, ठीक। P का है दोनों में सेम है ना, 220 वोल्ट इधर भी, 220 वोल्ट ऊपर भी, इस ये तो चेंज है नहीं, धारा ना चेंज है, तो इसलिए धारा का मान ज्ञात करना है। इसलिए P1 P2 नहीं कर रहा है ना, P1 P2 नहीं। तो I2 बराबर P का मान कितना है, इसमें 60 वाट बटा के 220 वोल्ट, बराबर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे के 22। समीकरण 1 ले लेते हैं, इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। आई ये भी धारा है ए, ठीक। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक। समीकरण 1 का है I1 प्लस I2 बराबर कितना है, 10 बटा के 22 प्लस समीकरण 2 6 बटे के 22, ठीक। I1 प्लस I2 इन दोनों को मिला के नहीं आई धारा है, तो इसको आई लिख सकते हैं ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ लो 22 पे हर, तो ऊपर जुड़ जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16 11, मतलब 8 बटे के 11 एम्पियर की धारा बह रही है यहाँ से, ठीक। पहले में इतना जा रही है, दूसरे में इतना जा रही है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों मिलके 8 बटे के 11 एम्पियर की धारा बह रही है। इसे दशमलव में बदल सकते हैं। अब धारा तो मालूम चल गया, बाकी तो और क्या कह रहा है सुनो। अभी कह रहा है कि विद्युत, ये तो हो गया, विद्युत कितनी धारा ली जाएगी, तो यही धारा 8 बटे के 11, ठीक। भाग देंगे तो कितना हो जाए, बढ़ जाएगा 0.7 ऐसे करके कुछ जाएगा, ठीक। और प्रत्येक बल्ब कह रहा है कि प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध R, V बराबर IR, प्रतिरोध भी कह रहा है, V बराबर सूत्र क्या होता है IR, ठीक। तो प्रतिरोध यहाँ से निकल जाएगा प्रत्येक का, तो प्रतिरोध निकाल सकते हैं ना, प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक। V बराबर IR, तो R1 के लिए क्या निकालेंगे, तो V बटे के I हो जाएगा, V बटे के I, धारा कितना जा रही है, I जा रही है। R1 के लिए I1 धारा, तो क्या हो जाएगा, V का मान कितना है 220 बटा के I का मान कितना है I1 में, यहाँ देखो I1 का मान कितना है 10 बटे के 22 बराबर 220 बटा के 10 गुणे 22 से ऊपर चला जाएगा 22, 10 से 10 कट गया तो कितना हो जाएगा 22 से हम 484, मतलब R1 प्रतिरोध कितना है 484,
ओम। दूसरके के लिए देख लेते हैं, R2 के लिए V का मान 220, I2 का मान कितना है 6/22, तो 220 बटा गुणे बटा के 6 गुणे 22 हो जाएगा ना। काटें तो दो एक कम 2, 11 बार में कट जाए, 2 तिहाई 6, भाग गुणा कर लेते हैं तो 11 दूनी 0, 11 दूनी के 22, 22 2 24 बटा के 3, सही है ना। 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, 2 24 बटा के 3, तो 3 8 24 हो जाएगा। कितना बार जाएगा फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, 2 सहित इतना ओम, इसका आ गया। ठीक, अब देखो और क्या कह रहा है कि उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। अलग अलग प्रत्येक बल्ब उनके तुल्य प्रतिरोध तथा उनके ली गई अलग अलग धारा भी हो गई, इनका मान भी निकल गया, प्रतिरोध का R1 R2, और देखो R1 R2 मान भी निकल गया, और क्या कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध भी निकालना है। तो देखो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1 का मान लिख लो, कितना हो जाएगा 484, प्लस R2 का मान कितना है, देखो R2 का मान ये पूरा लिख लें 2420 बटा के 3 बराबर कितना, 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/84 प्लस 3/2420। अब हर बैठा लेते हैं, ठीक, 1/R बराबर हर बैठा के हल कर लेते हैं, देखते हैं 13 गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2420 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 का 3 चौक को 12, 3 8 3 के 24, 24 25, 3 चौक को 12 2 14 बटा के नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा 384 गुणे 2420। ठीक, ऊपर का जोड़ लेते हैं तो 2 5 2 7 4 4 8 300 आए बटे के 484 गुणे 2420। अब इसका भाग देंगे 1/R बराबर कितना हो जाएगा, जब इसका भाग देंगे इसमें तो लगभग में आएगा कितना 0.0033 आएगा लगभग में। ठीक, अब इसको क्या करते हैं कि इसके बटा 1 मान के 13 गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा R बराबर 1/0033 लगभग में आएगा क्वेश्चन में। ठीक, पहले क्या किए हैं अलग अलग सब धारा का मान निकाले हैं, यहाँ से क्या किए R1 R2 निकाल लिए हैं, फिर यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए। ठीक, अब आ जाते हैं किसमें पार्ट बी में, पाते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी का है कार्बन परमाणु की संयोजकता। ऑप्शन दिया है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना होती है, कार्बन का संकेत C, कार्बन परमाणु की क्या करा संयोजकता करा है ना, संकेत का होता है C होता है, इसका क्रमांक का होता है 6 होता है। ठीक, परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है ना। ठीक, अब देखो जब परमाणु क्रमांक 6 होगा तो इसका क्या करेंगे विन्यास कर लेंगे, तो 2 4 कितना, इसी को क्या बोलते हैं जो बाहरी कक्षा में होता है, इसी को क्या बोलते हैं संयोजकता बोलते हैं। तो ऑप्शन चौथा तीसरा सही है। अब देखो ख का कह रहा है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, क्या कह रहा है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र। ठीक, कैल्शियम का संकेत क्या होता है Ca होता है, फास्फेट का PO4 होता है, कैल्शियम का Ca होता है, फास्फेट का PO4 होता है संकेत। ठीक है, बना लेते हैं। देखो इस पे कई आवेश होता है, +2 आवेश होता है, इस पे क्या आवेश होता है
-3 आवेश होता है, याद रखना। फास्फेट पे -3 आवेश। क्या करते हैं, तिर्रा गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3 का इसमें गुणा होगा, तो जब भी गुणा होगा तो इसके आधार में लिखेंगे, ये नहीं कि बाहर लिख दें ना, ऐसे नहीं लिख सकते हैं C3C है ना, गलत हो जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, CA3 और PO4 का होल, इसको सही लिखो जी, CA3 और PO4 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, 2 है ना, तो इसे 2 रहेगा तो ट्वाइस, 3 रहेगा तो थ्राइस पढ़ते हैं, कैल्शियम फास्फेट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा का ऑप्शन सही है। ठीक, अब आ जाते हैं किसमें, गौ में रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, उसको देखते हैं कि ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण बेरियम क्लोराइड है, कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड के जली विलयन में सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के जली विलयन रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, BaSO4 ठोस है प्लस 2HCl, ये का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। देखो जब इसका क्रिया इससे होता है तो ये कह रहा है ठोस है, ये कह रहा है ठोस है ना, ये जली विलयन एक ठोस है। जब ठोस चीज़ कोई रहेगा तो कहाँ, जमीन पे बैठेगा ना, कहाँ बैठेगा, इसे दर्शाया जाता है नीचे इस तरह तीर से। अगर कोई गैस रहता है तो इसके लिए ये वाली तीर का उपयोग किया जाता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और जब ठोस रहेगा तो नीचे की तरफ। ठीक, तो इसमें ऑप्शन चूज करना है कि योगात्मक अभिक्रिया होगी, ये तो होगी नहीं, निराकरण होगी कि अवक्षेपण अभिक्रिया, कि इनमें से कोई नहीं। अवक्षेप, जो नीचे बचता है वही ना अवक्षेप होता है, इसी को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये क्या है, अवक्षेपण ना, अवक्षेप बच रहा है ना, नीचे जो जमीन पर बैठेगा ठोस रहेगा तो अवक्षेप बच रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तीसरा का सही हो। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6ठे नंबर पे। इसका तो हो गया, 6ठे नंबर पे आते हैं, देखते हैं कि 6वां सवाल 6 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ का कारण देते हुए लिखिए। ठीक, तो समीकरण का है, कापर पे +2 है, का जली विलयन है, प्लस जिंक ठोस है, गिब्स कापर प्लस जिंक पे 2+ है। ठीक, अब देखो पहले क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण को 2 भाग में लिख लेते हैं। लिखते हैं कि समीकरण को 2 भागों में लिखने पर, ठीक, 2 भाग में कर लेते हैं। तो कापर से कापर, तो कापर पर 2+, इससे क्या बना है, कापर 0 आवेश। फिर क्या बना है, जिंक, जिंक से, जिंक पे क्या आवेश, जिंक पे +2 आवेश। ठीक, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है ना, तब ने धन आवेश हटा है, तो इस पे कोई आवेश नहीं है। जब ग्रहण होता है तो धन आवेश हट जाता है, जब कोई दान होता है, जब दान होता है तब प्लस आवेश होता है ना। जब ग्रहण होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना, जब कमी होगी तो क्या उसे बोलेंगे, उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक। क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, तो इस पे जब ग्रहण करेगा तब ना इस पे से क्या होगा, धन आवेश हट जाएगा। जब ग्रहण कर रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, रिडक्शन अभिक्रिया, मतलब उपचायक। इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो रही है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे पहले तो कुछ नहीं था, अब उसके ऊपर कुछ, मतलब कि ऑक्सीडेशन, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन मतलब अपचायक। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अपचायक हो रहा है। इसी को कारण देते हुए लिखना है, जो इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा, जब ग्रहण करेगा तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं
उपचायक मतलब रिडक्शन। और जो त्याग करेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन की त्याग करता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं कि कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। ठीक, देखते हैं क्या है कि कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो कास्टिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पहला का है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों की प्लास्टर करने में किया जाता है। हड्डी टूट जाएगी तो उसके प्लास्टर करने में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियों के लिए सांचे बनाने में किया जाता है। मूर्ति के सांचे बनाने में भी किया जाता है। किसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, सूत्र होता है इसका, यहाँ पे लिख लेते हैं कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O सूत्र होता है इसका। और कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा NaOH सूत्र होता है। अब आगे देखते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की किन्हीं दो उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। क्या कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की किन्हीं दो उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, लिखते हैं, देखते हैं क्या है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की किन्हीं दो उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का क्या करना उपयोग, तो देखो पहला उपयोग का है, उपयोगिता पहला का है कि तत्वों के गुणों आदि के अध्ययन में सुविधा। तत्व के गुणों की अध्ययन करने में सुविधा का है कि अभी तक ज्ञात हुए समस्त तत्वों को 7 आवर्तों और 9 वर्गों में वर्गीकृत हो जाने से इन तत्वों का अध्ययन सरल हो गया। अब प्रत्येक तत्व के गुणों का अध्ययन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। देखो का सुविधा मिली, कितना आवर्त है, 7 आवर्त हैं, और कितना सब वर्ग हैं, 18 समूह, उसी को वर्ग बोलते हैं। आवर्त 7, देखो आवर्त 7, वर्गों की संख्या कितना है, वर्ग 9 है। ठीक, वर्ग समूह 18 होंगे ना जी, यहाँ पे 18 समूह होंगे ना, वर्गों की संख्या 18 होंगे यहाँ पे। ठीक, नहीं तो मोजले का हो जाएगा ना, सही है, वो मोजले का हो जाएगा। ये मेंडलीव का है तो सही है, 9 है, वो तो मोजले का हो जाएगा ना। अब देखो, नए तत्वों की खोज में सहायता क्या है, नए तत्वों की खोज में सहायता। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे। क्या है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे, किंतु इन स्थानों पर होने वाले तत्वों के लिए तत्वों के विषय में उसने इनके गुणों सहित पहले ही क्या किया था, भविष्यवाणी कर दी थी। बाद में इन तत्वों की खोज हुई। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है कि इनका क्या करना, IUPAC नाम लिखना है। ठीक, IUPAC नाम लिखना है। तो एक क्या है, मेथेनोइक अम्ल है, इसका IUPAC नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक, का नाम है मेथेनोइक अम्ल। अब इसका देख लेते हैं, इसका है, सही है ना, CH3 सही है। अब देखो इसका पहले क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, इधर से करते हैं कि 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक, अब देखो, अब 2 अंक दूसरे पे कै ठोया है, मेथिल CH3 2 ठोया है, तो इसका IUPAC नाम लिखते हैं। बहुत डीपली तो बताएंगे नहीं, ऊपर ऊपर बता के निकल लेते हैं। ठीक, इसलिए कि बहुत अभी बताना है ना, तो आगे चलते हैं। तो देखो 2 पे कै है मेथिल, 1 2, तो लिखना है 2 2 ठो है तो 2। चौथे पे क्या है,
CH3 एक ठो और है, एक और लिख देंगे। अब कै CH3 है, 1 2 3, इसके लिए तो ट्राई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्राई। का है मेथिल, ठीक, ट्राई क्या हो जाएगा? ट्राई मेथाइल, ट्राई मेथाइल। कै कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो पेंटेन, ट्राई मेथाइल पेंटेन। इसका यूपीएससी नाम का हो जाएगा 2,2,4 ट्राई मेथाइल पेंटेन, ट्राई मेथाइल पेंटेन। ठीक, आगे आते हैं, देखते हैं ख। 7वां का ख का है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की किन्हीं दो उपयोग लिखिए। पहला उपयोग का है कि इसका उपयोग किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में किया जाता है। दूसरा का है इसका उपयोग धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में किया जाता है। ये उपयोग हो गया। किसका उपयोग है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की किन्हीं दो उपयोग लिखिए। ठीक, ये उपयोग है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 3 का है, रिएक्शन है, इसको क्या करना? समीकरण को पूर्ण कीजिए। ठीक, देखो इसको क्या करना है? पूर्ण करना है। देखो हाइड्रोजन पर क्या आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। देखो CH3 ऊपर लिख लेते हैं, CH3COO पे माइनस आवेश, H पे प्लस आवेश, सोडियम पे क्या होता है? प्लस आवेश होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड पे माइनस आवेश। तो देखो माइनस किससे क्रिया करेगा? प्लस से, प्लस माइनस से क्रिया करेगा। ठीक, ऐसे रिएक्शन को क्रिया कराया जाता है। करो देखो, तो प्लस का हुआ, इससे करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3COONA। ठीक, अब इससे क्रिया करा तो क्या बन गया? पानी। जल बना कि नहीं? CH3COONA, सोडियम, ये किससे? एस्टिक अम्ल है ना, इसे क्या बोलते हैं? एस्टिक अम्ल। तो ये बन के क्या हुआ? सोडियम है, तो सोडियम एसीटेट। ठीक, सोडियम एसीटेट बन गया। अब इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। एक आ जाएगा इस पे C2H5O, O पे क्या हो जाएगा? माइनस आवेश, H पे प्लस आवेश, Na पे प्लस आवेश। ठीक, तो ये क्रिया करेगा किससे? इससे कर लेगा, ये अकेला बच गया। कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो C2H5O ये तो यही है, Na जुड़ जाएगा। ठीक, H बचा तो H को अकेला नहीं लिखते हैं ना, इसके लिए H2 लिखेंगे। अब देखो समीकरण संतुलित है, तो यहाँ भी 2 से गुणा करो, तब यहाँ भी 2 से गुणा करो, यहाँ भी करो, समीकरण संतुलित होगा। इसका नाम क्या है? सोडियम एथिल एल्कोहल था ये वाला, तो एथॉक्साइड क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड C2H5O Na, इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड। अब इसको देख लेते हैं। इसी तरह एस्टिक अम्ल के साथ एल्कोहल क्रिया होती है, किसके उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो क्या होगा? CH3COO पे का माइनस आवेश, H पे प्लस आवेश, इसी तरह C2H5O पे का हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? माइनस, H पे प्लस, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे C2H5 पे क्या हो जाएगा? प्लस आवेश हो जाएगा। अब देख C2H5 पे क्या कहें? प्लस आवेश, OH पे माइनस आवेश। तो देखो इससे एक क्रिया कर लेगा, इससे एक क्रिया कर लेगा, तो क्या बनेगा? देखो CH3COO C2H5 और H2O बन गया। जल 2 हाइड्रोजन तो बन गया ना, ऑक्सीजन 1, तो H2O। इसी को क्या बोलते हैं? CH3COO C2H5 को एस्टर, एस्टर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एस्टर। ठीक, दो रिएक्शन और है, उसको कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, देखो चौथा का है इसी का कि C2H5 मतलब कि एल्कोहल क्रिया किसके उपस्थिति में? पोटेशियम पर मैग्नेट, इसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम
पोटेशियम पर मैग्नेट पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका नाम क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे लिखो इसका नाम पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका नाम है KMnO4 का। ठीक, तो जब इसका उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? एस्टिक अम्ल बनेगा और जल का निर्माण होगा। एस्टिक अम्ल और जल का निर्माण होगा। और जब C2H5OH को H2SO4 की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो C2H4 एथीन प्लस क्या बनता है? H2 बनता है, हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन गैस क्या बनता है? जब इसको गर्म करते हैं किस पे? H2SO शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एथीन और वो यहाँ पे है ना, तो एथीन और जल भी बनेगा ना, ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा? जल भी बनेगा। ठीक, एथीन और जल बनता है। फिर आगे क्वेश्चन का है, देखो अथवा करके दिया है ना कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी दहन अभिक्रिया, एस्टिरीकरण, या तो ऊपर वाला करना था रिएक्शन या तो ए वाला करना था। ठीक है, ए भी कर लेते हैं। देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अथवा करके दिया था, या तो रिएक्शन करना था या तो ये करना था। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, दूसरे तत्व द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे कि आयरन की क्रिया किससे? कॉपर सल्फेट से हुई, तो क्या हुआ? आयरन यहाँ से क्या हुआ? यहाँ प्रतिस्थापित हो गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो गया। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? ये भी देख लेते हैं कि जब कार्बनिक यौगिक का समान सूत्र व क्रियात्मक समूह समान होता है। क्या करा है? जब कार्बनिक यौगिक का समान सूत्र व क्रियात्मक समूह का होता है, समान होता है, तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी बोलते हैं। अब यह दहन अभिक्रिया का है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ वायु की उपस्थिति में, जल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? दहन अभिक्रिया। जलना दहन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, एस्टिरीकरण अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में अम्ल तथा एल्कोहल की क्रिया होती है। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है? इसमें अम्ल और एल्कोहल की क्रिया होती है, तो उससे क्या बनता है? एस्टर तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक।